सुमित्रा जी, जरा एक नजर इस तस्वीर पर गौर कीजिए। लड़की MBBS डॉक्टरनी है, लाखों रुपए का महीना कमाती है, बाप बिजनेसमैन है, ऊपर से इकलौती बेटी है, इसीलिए करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार है। यह सुनकर लालची सुमित्रा देवी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। डॉक्टरनी है तब तो अच्छा खासा मोटा दहेज लेकर आएगी। पंडित जी, मुझे ये लड़की मेरे बेटे राजेश के लिए जच गई है, आप शादी की बात चलाइए। दरअसल वो काम के सिलसिले में गांव गया है, 1-2 दिन में आ जाएगा तो चटमंगनी पट शादी कर लूंगी। तभी गले में माला डाले दरवाजे से राजेश गांव वाली पत्नी महिमा को लेकर आता है। आओ महिमा, झिझको मत, आज से इसे अपना घर समझो। राजेश, ये तो किस गंवार देहातिन को गांव से उठाकर दिल्ली में ले आया है? माँ, ये मेरी धर्म पत्नी है और आपकी बहू। प्रणाम माँ जी। खबरदार जो मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। राजेश, मैंने तेरे लिए करोड़पति खानदान की लड़की पसंद की थी, तूने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया इस गरीबजादी का हाथ थाम कर। सुमित्रा, तुम फालतू में घर को सिर पर उठा रही हो। बेटे बेटियों को पूरा हक है अपना जीवन साथी चुनने का। देखो जी, चुप करो तुम। मैंने इसे 9 महीने अपने पेट में रखा, पैदा किया। मेरी औलाद मेरी बात का उल्लंघन करे तो मैं अपने खून की भी सगी नहीं हूँ। और मेरी गरीब बहू, तुझे क्या लगा कि तू एक खोटा सिक्का नहीं लेकर आएगी और बड़े घर की बहू बनकर ठाठ से रहेगी? माँ, आप महिमा को खुद को साबित करने का एक मौका तो दीजिए। वो इस घर को कभी तोड़ेगी नहीं, बल्कि हमेशा जोड़ कर रखेगी। हाँ, बड़ा आया जोरू का गुलाम, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। अब राजेश महिमा के साथ बाहर वाले खांचे में आ जाता है। महिमा, मेरी माँ की बातें मतलब पत्थर की लकीर है। शायद अब हम दोनों की पूरी जिंदगी इस घास फूस की झोपड़ी में रहना पड़ सकता है। अजी, अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे लिए ये मढ़ई भी महलों से बढ़कर है। मुझे धन दौलत का कोई लोभ लालच नहीं है। थोड़े दिनों बाद सुमित्रा छोटे बेटे का रिश्ता पैसे वाला घर देखकर तय कर देती है और शादी करवा कर ले आती है। तभी दहेज का सामान देखकर पड़ोसन, और सुमित्रा बहन, तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए। तुम्हारी छोटी बहू को दहेज में कितना कुछ मिला है, डबल AC, महंगा फ्रिज, खाना बनाने के लिए बर्तन, फर्नीचर सब मिला है। आंटी जी, एक्चुअली मेरे डैडी का फर्नीचर, फ्रिज, AC का ही काम है, इसलिए भरकर दहेज दिया है। अभी 2 AC और 2 फ्रिज और गाड़ी में से उतर रहा है। रेशा खुद अपने मुंह से अमीरी का शो ऑफ करती है। कुछ देर में पड़ोसने मुंह दिखाई करके चली जाती है। तभी जेठानी भी कच्ची चूड़ियां लेकर आती है। किसी की नजर ना लगे देवरानी जी, आप तो बड़ी खूबसूरत है, ये चूड़ी आपके लिए लाई हूँ। आपकी तारीफ? मम्मी जी, कौन है ये? रेशा बहू, ये तेरी जेठानी है। सीरियसली मम्मी जी? ओह माय गॉड। रेशा, तुम मुझ पर हंस क्यों रही हो? क्योंकि आप जैसी चीप और 3rd क्लास के साथ मेरा कोई मैच नहीं। और मेरी मुंह दिखाई में तो मम्मी जी ने आपको इनवाइट भी नहीं किया था, फिर भी मुंह उठाकर चली आई। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? घमंडी देवरानी महिमा की खूब बेइज्जती मारती है। आंखों में आंसू लेकर महिमा झोपड़ी में लौट जाती है। कहाँ चली गई थी तुम? कब से ढूंढ रहा था। अजी, आप आज बड़ी जल्दी आ गए, मैं खाना बना देती हूँ। तब आती गर्मी में बेचारी चूल्हा फूंक कर खाना बनाती है वहीं अमीर देवरानी। हाय, इस AC की चिल्ड हवा खाकर मस्त मजा आ गया। रेशा बहू, तुम थकान मिटा लो और सवेरे टाइम से उठ जाना, पहली रसोई है। जी मम्मी जी, अभी 1 दिन भी नहीं हुआ मुझे और किचन की जिम्मेदारी थोप डाली। अगले दिन रेशा नहा धोकर रसोई में आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। ओह माय गॉड, इस किचन के अंदर तो कितनी ज्यादा सफोकेशन हो रही है। इतनी गर्मी में मुझसे खाना नहीं बनेगा। देवरानी को नखरे करते देखकर सांस खींचकर बोलती है। रेशा बहू, रसोई में खाना पीना बनेगा तो थोड़ी बहुत तो मस्त तो रहेगी। चिमनी लगा तो है, खाना बनाते वक्त चला देना, गर्मी निकल जाएगी। अब चलो फटाफट से मटर पनीर, मलाई चाप, दम आलू, नमक वाली कचौड़ी, पुलाव और हाँ, मीठे में शाही टुकड़ा बना लो। मम्मी जी, इतना सारा आइटम मुझसे नहीं बनेगा और इतना ऑयली खाना ना मैं बनाने वाली हूँ ना खाने वाली हूँ। पहली रसोई मेरी है, सो आई हैव डिसाइडेड कौन सी डिश बनेगी और कौन सी नहीं। मैं सबके लिए बर्फ डालकर ठंडा मैंगो जूस, बर्फ वाला फ्रूट कस्टर्ड और बर्फ वाली चीज ही बनाऊंगी। और सबसे पहली मेरी चारों AC किचन में सेट करवा दीजिए ताकि रसोई में बर्फ जितनी ठंडक हो। मगर बहू, 4 AC चलेगा तो कितना ज्यादा बिल उठेगा। मम्मी जी, आपको बिल की पड़ी है, इतने भपके में किचन में खाना बनाकर मेरा तो कचूमर निकलेगा। नो 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 नो। रेशा रसोई में चारों AC सेट कर लेती है और हाई टेम्परेचर पर चलती ठंडक भरी AC में खाना बनाती है। वहीं गरीब जेठानी चिलचिलाती धूप में चूल्हा डालकर रोटियां बना रही थी। उफ, कितनी तीखी धूप पड़ रही है। मैं तो पसीने पसीने हो गई, बस लास्ट की रोटी बन गई। पसीने से तरबतर बेचारी अंदर जाती है।
महिमा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, इतनी तगड़ी धूप में खाना बाहर मत बनाया करो। तो क्या करती जी, ले देकर एक ही तो कमरा है, आप सो रहे थे, यहाँ खाना बनाती तो घर भपके से भर जाता, आपकी नींद खुल जाती। कितना लाचार हूँ मैं, तुम्हारे लिए एक छोटी मोटी रसोई भी नहीं बनवा सकता। कस्टर्ड मैंगो जूस और ये बनिया बूंदी का रायता, चावल और कढ़ाई पनीर काफी है। वैसे मेरी बर्फ की रसोई की शिमला जितनी ठंडक है। अरे नहीं बहू, आज का हम लोगों को भूखा मारने का इरादा है। दोपहर के 12 बज गए हैं, अभी तक तुमने नाश्ता भी नहीं करवाया। जी बस ला रही हूँ, पापा जी सबर नाम का चीज नहीं है। इस प्रकार अमीर गरीब देवरानी जेठानी बटी रसोई में खाना बनाती है। फिर एक दिन जेठानी कड़ी धूप में सर पर घास के बोझे लेकर आ रही थी, तभी खरबूजे खरीदते हुए देवरानी टोकती है, क्या हालचाल है मेरी गरीब जेठानी, इतना सारा घास गाय भैंस पाल लिया है क्या? रेशा, मैं अपने लिए घास की रसोई बनाने वाली हूँ। सही है, वैसे भी इंसान की जितनी की चादर है उतने में ही पैर फैलाना चाहिए। मेरी बर्फ की रसोई तो चिलचिलाती गर्मी में भी चिल्ड रहती है। सब तुम्हारे जितने अमीर नहीं है, चलती हूँ। ये जेठानी बिल्कुल टेढ़ी खीर है। भैया ये 2 किलो खरबूजा, 5 किलो दशहरी आम और तरबूज भी कर दो। जी बहन जी, 1 गिलास ठंडा पानी मिलेगा, बड़ी तेज प्यास लगी है। क्यों, बर्फ वाला पानी फ्री फंड का आ रहा है क्या? पता भी है इस साल 5 रुपए का 1 गिलास मिल रहा है। देवरानी का मक्खी चूसपना देखकर फल वाला जाने लगता है, तभी जेठानी आती है। लीजिए भैया, मेरे घर में फ्रिज तो नहीं है, मटके का पानी है। धन्यवाद दीदी, ये लीजिए, ये थोड़े आम आप ले लीजिए। ले लीजिए जेठानी जी, वैसे भी इतने महंगे आम खरीद कर खाने की तो औकात है नहीं। घमंड दिखाकर देवरानी अपनी बर्फ की रसोई में आ जाती है, जहाँ सास, रेशा बहू तेरा क्या धंधा पानी है? अरे जब रसोई में काम नहीं करती फिर भी सारा दिन एसी चालू रखती है, कितनी बिजली खर्च होती है, फ्रिज में भी धक्कम थेल बर्फ जम रखा है। मम्मी जी प्लीज मुझे लेक्चर मत दीजिए, और वैसे भी आप और ससुर जी तो बस खा पी कर बैठे बैठे मोटे होते हैं। इस घर का खर्चा मेरे पति चलाते हैं और मैं आपको बनाकर खिलाती हूँ। रेशा की तानेबाजी तीर की तरह सुमित्रा को चुभ जाती है। देख लिया तूने सुमित्रा, 2 टाइम खाना खिलाने के बदले तुम्हारी अमीर बहू ताने कस रही है। आज से मैं इसका बनाया हुआ कुछ भी नहीं खाऊंगा। तुम्हारा स्वाभिमान तो मर चुका है, मगर मुझ में अभी बाकी है। रात में ससुर जेठानी के घर आ जाता है, जहां वह घास की रसोई में खाना बनाकर राजेश को खिला रही थी। अजी 1 रोटी और ले लीजिए। महिमा बस, मेरा पेट भर गया। तुमने इतनी बढ़िया चटनी पीसी थी, इसलिए मैं 7-8 रोटी खा गया। ससुर जी आप आइए ना। बहू, 1 रोटी ज्यादा बनाई हो तो मुझको भी खिला दे। कहते हुए ससुर की आंखों से आंसू छलक जाता है। बाबूजी आप रो क्यों रहे हैं? क्या करूं बहू, माँ बाप अपना पेट काट कर औलाद का पेट भरते हैं, लेकिन जब बुढ़ापे में खिलाने की बारी आती है तो ताने मारी हुई रोटी देते हैं। मैं खुददार आदमी हूँ, भूखा मर जाऊंगा, लेकिन ताने भरी रोटी नहीं खाऊंगा। महिमा अपने ससुर की थाली में चटनी, रोटी, मिर्च, प्याज क्षमता के अनुसार जो कुछ होता है परोसती है। ससुर घास की बनी चटाई पर बैठकर शांति से कहते हैं और बहू हाथ पंखा करती है। वहीं दूसरी तरफ देवरानी खाना बनाना बिल्कुल बंद कर देती है और केवल जूस, फ्रूट, बर्फ डालकर सबको परोसती थी, जिससे वैभव, रेशा, मैं रसोई में राशन पानी सब भरवा रखा है, फिर तुम बर्फ की ही चीज दिन रात क्यों खिलाती हो? इससे शरीर में ताकत आएगी। देखो मुझे खाना नहीं बनेगा, मैं ये जूस, फ्रूट, सलाद ही बना सकती हूँ। ये हेल्दी है, खा लो वरना खुद से बना लो, मैंने कोई होटल नहीं खोल रखा। अकड़ में जवाब देकर देवरानी चली जाती, तभी जेठानी घास की रसोई में से ही सबका पेट भरवाती है। माँ जी थोड़ा सा चावल रोटी और ले लीजिए। नहीं बहू, पेट भर गया, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने अन्नपूर्णा जैसी बहू को ठोकर मार कर निकाल दिया। घर चल बहू, सही मायने में उस घर की रसोई में तेरा अधिकार है। पूरे आदर सम्मान के साथ जेठानी घर में आती है और बर्फ वाली रसोई में सबको खाना बनाकर खिलाती है। वही देवरानी अपने चाल चलन के चलते सबकी नजर में खटक जाती है। गर्मी की छुट्टी में सारे बच्चे खुश होकर घर आकर, मम्मी मम्मी हमारे गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं स्कूल की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब दोस्तों के साथ मजे करना। दोस्तों के साथ हमें मजे नहीं करना पापा, हमें इस बार गर्मी की छुट्टी पे वाटर पार्क जाना है। वाटर पार्क, हमें वाटर पार्क घुमाने ले चलिए, हम वहीं पर जाकर मजे करेंगे। नहीं बेटा, वाटर पार्क नहीं जाना, क्योंकि वाटर पार्क के पानी में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है, जिससे हमें कई तरह के इंटरनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमें गर्मी की छुट्टी में वाटर पार्क ही जाना है। ठीक है, तुम सबको वाटर पार्क जाना है ना, हम वाटर पार्क ही जाएंगे।
पर शहर में नहीं, गांव में, जहां नदियों में तुम शहर के वाटर पार्क से ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। अब सारा परिवार ट्रेन से गांव के लिए निकलता है। कितने समय बाद गांव जा रहे हैं, पता नहीं माँ पिताजी कैसे होंगे। शहर में आने के बाद तो उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। इतना बिजी शेड्यूल जो है शहर का। कोई बात नहीं, अब जा रहे हैं ना, अब आराम से बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में गांव के नदी के पानी में नहाएंगे और माँ जी पिताजी के साथ एंजॉय करेंगे। 24 घंटे का सफर खत्म करके पूरा परिवार शहर से गांव पहुंचता है। अरे बेटा, तू इतने समय बाद आया, घर के अंदर आओ बहू, घर के अंदर आ जाओ। दादू दादू कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और तुम सब कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं दादू जी। तुम लोग सफर में बहुत ज्यादा थक गए होगे, चलो नदी के पानी से नहाकर थोड़ा तरोताजा हो जाओ। शहर से आया पूरा परिवार गर्मी की छुट्टी में नदी में नहाने आते हैं, जहाँ नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर बच्चे बेहद खुश होते हैं। ये नदी के पानी में नहाने में तो बहुत मजा आ रहा है। अब बताओ बच्चों, वाटर पार्क जाना है या नदी का पानी ही बेस्ट है? नदी का पानी ही बेस्ट है पापा। सबके नहा लेने के बाद मालती सबके लिए खाने में देसी खाना परोसती है, जैसे बाजरे की रोटी, बैंगन का भरता, लौकी की खीर, सत्तू का शरबत, ताजा दही का छाछ, सलाद और फल में आम और तरबूज, लीची। अरे माँ जी, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ कहाँ है बहू, ये सब खाना तो गाँव के लोग रोज खाते हैं। सारा परिवार मालती के हाथ का देसी खाना खाकर, ओहो हो, मजा आ गया माँ, इतने समय बाद आपके हाथ का ये देसी ऑर्गेनिक खाना खाकर दिल खुश हो गया। शहर में तो मैं ऐसे खाने के स्वाद के लिए तरस जाता था। अच्छा बेटा, तो गांव आ जाया करो ना, तेरी माँ तो रोज ऐसे ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती है। दादी माँ मुझे तो ये मीठी मीठी आम खाने में बहुत मजा आ रहा है। अब खाना खा पीकर पूरा परिवार आराम करता है। अगले दिन सुबह, बहू चल, फल और सब्जियों के खेत से ताजे ताजे फल और सब्जियां तोड़कर लेकर आते हैं। दादी माँ हम भी जाएंगे आपके साथ, हमें भी लेकर चलो ना। ठीक है, तुम लोग भी चलो मेरे साथ। अब मालती अपनी तीनों बहू और उनके बच्चों के साथ फलों के बाग में जाती है, जहां आम, लीची, गन्ने सब उगे हुए होते हैं और कई फलों के पेड़ पर झूले भी लगे हुए होते हैं। मम्मी मुझे गन्ने खाना है, गन्ने तोड़कर दो ना। अच्छा, मेरे पोते को गन्ने खाना है, रुको मैं अभी तोड़ कर देती हूँ। माँ जी, मुझे भी खाना है गाँव के मीठे मीठे गन्ने। अब मालती सबको गन्ने तोड़ कर देती है। सभी लोग गन्ने को खा रहे होते हैं कि तभी तितली, दादी माँ यहाँ पर जो झूला लगा हुआ है, क्या हम इस झूले पर झूल सकते हैं? हाँ मेरी पोती, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए ही तो लगवाए हैं ये झूले, ताकि तुम जब भी शहर से आओ तो इन झूले पर आराम से झूल सको। थैंक यू दादी माँ। अब सभी बच्चे पेड़ों की छांव में ठंडी ठंडी हवाओं में झूले पर झूल रहे होते हैं। वहीं तीनों बहू अपनी सास के साथ एक टोकरी में ढेर सारे कच्चे आम को तोड़कर रख रही होती हैं। इतने सारे कच्चे आम हम क्यों ले रहे माँ जी? बहू, इन कच्चे आम से हम आम के मसालेदार चटपटी अचार बनाएंगे, जिन्हें दाल चावल रोटी सब्जी के साथ खाने में बहुत मजा आएगा। कुछ देर बाद मालती अपनी बहू और अपने पोता पोती के साथ कच्चे आम की टोकरी सिर पर रखकर घर आ जाती है। इसी तरह अगले दिन, पिताजी, आपको याद है जब हम छोटे थे तो नदी में रोज शाम को नाव की सवारी करते थे? हाँ बेटा, बहुत अच्छे से याद है। वो नाव की सवारी तो आज भी होती है। तू कहे तो चल, बच्चों को लेकर चलते हैं नाव सवारी पर। हाँ मुझे भी जाना है नाव की सवारी करने, लेके चलिए ना पापा। अब बच्चों की जिद करने पर आलोक पूरे परिवार को लेकर नदी के पास नाव की सवारी करवाने आता है, जिसके बाद पूरा परिवार अलग अलग नाव में बैठकर नाव की सवारी करता है। बताओ बच्चों, मजा आ रहा है नाव की सवारी करके? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, अपने बचपन के दिन याद आ गए मुझे। हाँ विशाल, सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे बचपन लौट आया। दादी माँ वो देखो, नदी के पानी में मछलियाँ तैर रही हैं और स्वान घूम रही है। हाँ पोती, यहाँ नदी में इसी तरह स्वान और मछलियाँ तैरती रहती हैं। कुछ देर बाद पूरा परिवार नाव की सवारी खत्म करके घर लौटते हैं, जहाँ पूरे घर में अंधेरा हो रहा होता है। ओहो, ये बिजली क्यों कट गई? न जाने अब ये बिजली कब तक आएगी। एक काम करो मालती, हम सबका बिस्तर आज छत पर ही लगा दो। हाँ सही कहा, छत पर खुले आसमान में ठंडी ठंडी हवा में सबको अच्छी नींद आ भी जाएगी। ये बल्ले बल्ले, आज तो हम छत पर सोएंगे। दादी माँ अपने हमें कहानियां भी सुनाना। ठीक है बेटा, लाइए माँ जी, बिस्तर हमारे हाथ में दे दीजिए, हम छत पर बिस्तर कर देते हैं।
अब तीनों बहू मिलकर छत पर पूरे परिवार का बिस्तर लगा देती है और सारा परिवार खुले आसमान में ठंडी ठंडी हवाओं में रात की नींद लेने लगते हैं। छत पर कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना राधा, गर्मी का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है यहाँ पर। हाँ, सही कहा निधि तुमने। इसी तरह अगले दिन सुबह मालती जल्दी उठकर सबके लिए रसोई में खाना बना रही होती है। रहने दीजिए माँ जी, आज हम सबके लिए खाना बनाते हैं। ठीक है बहू, अगर तुम्हारा मन है तो बना लो। अब तीनों बहू चूल्हे पर खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती हैं। अरे वाह, तुम तीनों ने तो गांव में रहकर गांव के तौर तरीकों को बहुत जल्दी सीख लिया। तुम्हें पता है तुमने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये सब कुछ हमने माँ जी को देख देख कर ही सीखा है। कुछ देर बाद तीनों बहू नदी के पास आकर सभी झूठे बर्तनों को धोती हैं। गांव में रह रह कर गांव की सभी चीजों से प्यार हो गया। सच कहूँ तो यहाँ पर मुझे शहर की बिल्कुल याद नहीं आ रही। कितनी शांति और कितना सुकून है यहाँ पर। हाँ सच में गांव में सुकून तो बहुत है। कोई नॉइज पोल्यूशन ही नहीं, कोई डस्ट पोल्यूशन नहीं, एकदम नेचुरल एयर, फ्रेश हवा, फ्रेश खाना, सब कुछ फ्रेश है यहाँ पर। अब तो इन फ्रेश चीजों को छोड़कर शहर जाने का मन भी नहीं कर रहा, पर क्या करे, बच्चों की गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर उनके स्कूल, ट्यूशन, हस्बैंड की जॉब, सारी चीज संभालने के लिए शहर तो जाना ही होगा। कुछ देर बाद तीनों बहू घर आती हैं, जहां मालती कच्चे आम के ढेर सारे अचार बना रही होती है। अरे माँ जी, आप कच्चे आम के अचार बना रही हो, उसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मन कर रहा है बनाने से पहले खा ही जाऊं। चिंता मत करो, तुम लोगों के लिए ही बना रही हूँ। जब शहर जाओगे तो कांच के डब्बे में भर दूंगी, लेती जाना। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक शाम मालती घर की चौखट पर उदास बैठी हुई होती है। क्या हुआ माँ, आप यहाँ अकेली उदास क्यों बैठी हुई हो? अरे आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ माँ, बोलिए ना। मेरे पोता पोती की अब गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और अब तुम सब यहाँ से चले जाओगे। फिर ना जाने कब आओगे और मेरा ये घर फिर से सूना पड़ जाएगा। अरे माँ, चिंता क्यों करती हो, हम फिर आ जाएंगे गर्मी की छुट्टियों में। चलो, गर्मियों की छुट्टियों का क्या इंतजार करना। अब जब भी हमारा मन करेगा हम हर 1-2 महीने में आपसे मिलने गांव आया करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और बच्चों की गर्मी की छुट्टियां अब खत्म हो जाती हैं। सारा परिवार अपने हाथों में बैग लेकर खड़ा होता है। ठीक है माँ जी, चलते हैं, अपना ध्यान रखना। अरे रुको, मुझे कुछ देना था। मालती रसोई में आकर कांच की शीशी से भरी अचार और स्टील के डिब्बे में रखे गोंद के लड्डू लेकर बाहर आती है। ये देख बेटा, मैंने तुम सबके लिए देसी घी के गोंद के लड्डू और ताजा कच्ची आम के अचार बनाए हैं। शहर में जाकर इसे स्वाद लेकर खाना, ताकि जब भी खाओ तुम्हें अपनी माँ की याद आती रहे। ठीक है दादी माँ, और मैं सबसे ज्यादा आपके देसी घी के बने हुए गोंद के लड्डू खाऊंगा। हाँ मेरे पोते, क्यों नहीं, जरूर खाना। उसे खाकर तुम बहुत ताकतवर बनोगे। अब तीनों ही बेटे अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। खुश रहो बेटा, ऐसे ही अपने बुजुर्ग माँ बाप से मिलने गांव आते रहना। इसी तरह पूरा परिवार अपने माता पिता से अलविदा लेकर शहर के लिए निकल जाते हैं।